आपने स्टॉक मार्केट में शेयर शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन शेयर शब्द का मीनिंग क्या है आइए जानते हैं। शेयर को इक्विटी भी कहा जाता है। शेयर एक प्रकार की सिक्योरिटी है जो किसी कंपनी के एक छोटे हिस्से को दर्शाती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर धारक बन जाते हैं, मतलब आप उस कंपनी के एक छोटे पार्ट के मालिक बन जाते हैं। चलिए अब समझते हैं शेयर बाजार क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। शेयर मार्केट नॉर्मल मार्केट की तरह ही होता है, जहां पर कुछ लोग शेयर बेचते हैं और उनसे कुछ लोग खरीदते हैं, और शेयर खरीदने और बेचने का ये जो प्रोसेस होता है इसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं क्या हम शेयर को ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, हम शेयर को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पहले कुछ सालों पहले ट्रेडर और इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाना पड़ता था। वहाँ पर जाकर कई सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते थे, और आज के डिजिटल टाइम में आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। यानी आप घर बैठे मोबाइल और लैपटॉप से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो और उसे बेच सकते हो। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप भी ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि शेयर की प्राइस कम ज्यादा होने पर इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो पर क्या इसका असर पड़ता है। जब इन्वेस्टर कोई शेयर खरीदता है और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होता है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस में गिरावट आने लगती है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर का भी लॉस होता है। तो चलिए जानते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कहाँ पर होती है। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, और भारत में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बीएससी और दूसरा एनएससी। बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए अब समझते हैं स्टॉक मार्केट में कितने सेक्टर हैं। तो भारतीय स्टॉक मार्केट में 11 सेक्टर हैं, और ये सेक्टर एक दूसरे से अलग अलग हैं, और हर साल इन सेक्टर का परफॉर्मेंस भी अलग अलग होता है, और इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट और लॉस होता है। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस सेक्टर का स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं भारतीय शेयर मार्केट के 11 सेक्टर कौन से है, आइए जानते हैं। सबसे पहला सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, दूसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा सेक्टर है कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर, फोर्थ सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, सिक्स सेक्टर है यूटिलिटीज सेक्टर, सेवंथ है रियल एस्टेट सेक्टर, 8 नंबर पर है हेल्थ केयर सेक्टर, 9 नंबर पर है मटेरियल सेक्टर, 10th नंबर पर है कंज्यूमर स्टेपल्स, और 11th नंबर पर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। और ये सारे सेक्टर ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड के अंडर आते हैं। चलिए अब समझते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। शेयर मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल पर। शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप जल्दी ही स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी शुरू कर सकते हो। शेयर मार्केट की तरह ही इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप एसआईपी करके एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं शेयर मार्केट में शेयर किस आधार पर परफॉर्म करते हैं। शेयर मार्केट में शेयर सेक्टर के आधार पर परफॉर्म करते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उस सेक्टर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पहले उस सेक्टर का स्टडी करना है और उसके बाद उस स्टॉक का स्टडी करना है। उसके बाद आप फैसला ले सकते हो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेक्टर का स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस हर सेकंड में कम ज्यादा क्यों होती रहती है। शेयर की प्राइस पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड होती है। सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, और डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से शेयर की प्राइस कम हो जाती है, और उसी के साथ स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में हर टाइम सप्लाई और डिमांड का गेम चलता रहता है, और इसी कारण हर सेकंड स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है। तो चलिए अब हम समझते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। शेयर मार्केट ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए स्टॉक की लेन देन करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर कुछ लोग शेयर को बेचते हैं और कुछ लोग खरीदते हैं। मतलब जो कोई भी लिस्टेड कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहता है वो शेयर मार्केट में जा सकता है, और जो लोग स्टॉक को बेच रहे हैं और उनसे उन स्टॉक को वर्तमान प्राइस में खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होती है वो सब सेकेंडरी मार्केट में होती है। तो चलिए अब समझते हैं शेयर मार्केट में कंपनियां डिविडेंड कब देती है। आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और उस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होता है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, और इसे ही डिविडेंड कहा जाता है।
तो चलिए अब समझते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सही ब्रोकर को चुनना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में गलत न्यूज से आपको बचना चाहिए। उसी के साथ टेलीग्राम पर टिप्स देने वाले लोगों से भी बचना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको शुरू में ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप इन्वेस्टमेंट से आपकी शेयर मार्केट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको शेयर मार्केट को पहले समझना होगा और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते टाइम उस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कंपनी अपने शेयर पब्लिक को क्यों बेचती है। तो जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो पैसे जुटाने के लिए कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, कंपनी बैंक से लोन ले और उसके बदले में बैंक को इंटरेस्ट रेट दे, और दूसरा रास्ता होता है कि अपने कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को बेच दे और कंपनी जो अपना कुछ हिस्सा बेचती है उसे शेयर्स के रूप में पब्लिक को बेचा जाता है। तो अगर कंपनी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करती है तो उसे इन शेयरों को शेयर मार्केट में जारी करना होता है और फिर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी जो पैसा अपने शेयर्स बेचकर उठाती है वो पैसा कंपनी को वापस नहीं करना होता है और ना ही उन पैसों पर इंटरेस्ट रेट देना होता है। इसलिए कंपनियां शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेचती है। तो चलिए अब समझते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक को पहली बार बेचती है तो उसे ही आईपीओ कहा जाता है। ये प्रोसेस तब होती है जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने का फैसला करती है। आसान शब्दों में समझे तो एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और आईपीओ आने के बाद वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है और ये जो प्रोसेस पहली बार होता है इसे आईपीओ कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं शेयर मार्केट में कितने तरह के मार्केट होते हैं। तो शेयर मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए अब समझते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। जब कोई कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इश्यू करती है तो ये जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो कंपनी अपने शेयर पहली बार जब पब्लिक को बेचती है ये जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जब कंपनी अपने शेयर आईपीओ के माध्यम से पब्लिक को बेचती है तो उसके बाद वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। मतलब हम जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ये जो प्रोसेस होता है ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो चलिए इसे आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में XYZ कंपनी लिस्टेड है। अगर हमें उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हम उसे किसी ऐसे इंसान से खरीदते हैं जिसके पास ये शेयर्स हो। ये जो प्रोसेस होता है ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में हम डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स नहीं खरीद सकते। पब्लिक जो आपस में शेयर खरीदती है और बेचती है ये जो प्रोसेस है ये सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का सबसे बड़ा फायदा होता है कि लिस्टिंग प्राइस से प्रॉफिट कमाना। अगर आपने किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया है जो कंपनी आगे जाकर ग्रो कर सकती है तो इस केस में उस कंपनी की लिस्टिंग प्राइस ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जो एक इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिस पर आपको एवरेज 1 साल में 10% के रिटर्न मिले हैं। तो इस केस में आपकी टोटल अमाउंट 1,10,000 हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो 1,10,000 रुपए पर मिलेंगे और उसी के साथ अगर अगले साल भी आपको प्रॉफिट हुआ तो आगे चलकर भी आपको उस अमाउंट पर रिटर्न मिलेंगे। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं शेयर मार्केट में सेबी का मतलब क्या होता है। तो शेयर मार्केट में सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम होता है कि शेयर मार्केट में गलत कामों को रोकना, शेयर मार्केट में सही नियमों को इम्प्लीमेंट करना जिससे इन्वेस्टर और कंपनी को फायदा हो सके और शेयर मार्केट में होने वाली धोखेबाजी से लोगों को बचाना। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर मार्केट को रेगुलेट करना होता है क्योंकि इतने बड़े शेयर मार्केट को अगर कोई रेगुलेट ना करे तो धोखेबाजी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए भारत सरकार ने शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी की यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की है। तो चलिए अब जानते हैं सेबी की स्थापना कब हुई है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के बांद्रा में स्थित है। सेबी इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करती है। सेबी शेयर मार्केट में अच्छे नियम लाती है जिससे शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सके और शेयर मार्केट में सही दिशा निर्देश भी सेबी ही तैयार करता है।
सेबी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट को रेगुलेट करता है और धोखेबाजी से इन्वेस्टर की रक्षा करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं शेयर मार्केट में बीएसई का मतलब क्या होता है। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। बीएसई भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई पर लगभग 5500 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो चलिए अब जानते हैं शेयर मार्केट में एनएससी का मतलब क्या होता है। शेयर मार्केट में एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना साल 1992 को हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है और आज के समय में एनएससी पर 2000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा है कि इस पर सबसे ज्यादा डे ट्रेडिंग होती है, जिसका हाई टर्नओवर होता है, जो बीएसई से ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी क्या होती है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शेयर मार्केट के इंडेक्स है और इस इंडेक्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। सेंसेक्स को बीएसई की टॉप 30 कंपनियों को मिलाकर बनाया गया है और निफ्टी को एनएसई की टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर बनाया गया है। इसी वजह से इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है और इसी सेंसेक्स और निफ्टी 50 की इंडेक्स से हम समझ सकते हैं शेयर मार्केट में मंदी है या तेजी है। तो चलिए अब हम समझते हैं शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। आईपीओ के बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो आपको उस लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एक मिडल मैन की जरूरत होती है और उसी मिडल मैन को स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है। स्टॉक ब्रोकर आपको शेयर्स की लेन देन करने में मदद करता है। स्टॉक ब्रोकर आपको ट्रेडिंग ऐप प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। अगर आपको ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो पिन कमेंट में उसकी लिंक है, वहाँ पर क्लिक कर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो चलिए अब हम समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसे बैंक में पैसे जमा करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है, उसी प्रकार शेयर रखने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं और इंडिया में कई सारे डीमैट अकाउंट है। उनमें से एक डीमैट अकाउंट है ज़ीरोधा। अगर आपको ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट खोलना है तो पिन कमेंट में उसकी लिंक है, वहाँ पर क्लिक कर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे 5 किताबों के बारे में जो आपको शेयर मार्केट को डिटेल में समझने में हेल्प करेगी। सबसे पहली बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दूसरी किताब है शेयर मार्केट गाइड। तीसरी किताब है A to Z शेयर मार्केट। चौथी किताब है शेयर मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस और 5वीं किताब है टेक्निकल और कैंडलस्टिक की पहचान। तो चलिए अब हम समझते हैं शेयर मार्केट में आरओई का मतलब क्या होता है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जब भी आप शेयर मार्केट में किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है जो आने वाले समय में आपको ज्यादा रिटर्न दे सके और इसके लिए यूज होता है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई आपको ये जानकारी देता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी आपको कितना रिटर्न देने की क्षमता रखती है। इसी को ही शेयर मार्केट में रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं किसी भी कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है तो उसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मतलब 20% से ज्यादा आरओई होना एक अच्छा इंडिकेशन है। तो चलिए जानते हैं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट कैसे करें। आरओई को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट इनकम और टोटल इक्विटी पता होनी चाहिए। आरओई को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट इनकम को टोटल इनकम से डिवाइड करना है और इससे जो वैल्यू आएगी वो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी होगी। मान लीजिए किसी कंपनी की नेट इनकम 7,000 रुपीज है और उस कंपनी की टोटल इनकम 25,000 रुपीज है। तो इस केस में हमें 7,000 को 25,000 से डिवाइड करना है और इसी के साथ इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इससे वैल्यू आएगी 28%, यानी उस कंपनी का आरओई 28% है। आरओई 20% से ज्यादा होने पर अच्छा माना जाता है। अब ये 28% एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब हम जानते हैं आरओई को कैलकुलेट करने के क्या फायदे हैं। आरओई को कैलकुलेट करने से हमें उस कंपनी के ग्रोथ रेट के बारे में पता चलता है। आरओई से आपको उस कंपनी के डिविडेंड और स्टॉक के ग्रोथ के बारे में पता चलता है। आरओई से आपको उस कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। पिछले कुछ वर्षों की आरओई से आपको ये पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या ये एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं। उस कंपनी की आरओई की तुलना कॉम्पिटिटर कंपनी की आरओई से करनी चाहिए, जिससे आपको कंपनी की वैल्यू का अनुमान लग जाएगा। अब चलिए बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देना, यानी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उनमें से शेयर होल्डर को भी कुछ प्रॉफिट बांटना।
लेकिन डिविडेंड देने का पूरा फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है और कब देना है। कई सारी कंपनियां डिविडेंड कैश के रूप में देती है, लेकिन कुछ कंपनियां डिविडेंड शेयर्स के रूप में भी देती है। चलिए अब हम समझते हैं डिविडेंड के टाइप्स क्या है। डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक स्पेशल डिविडेंड और दूसरा प्रेफर्ड डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड सभी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये डिविडेंड ऐसे मौके पर दिया जाता है जब कुछ सालों से कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा हो या फिर कंपनी के पास ज्यादा पैसा पड़ा हो। प्रेफर्ड डिविडेंड कुछ खास शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। इस डिविडेंड को सामान्य तौर पर 3 महीने में एक बार दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनियां डिविडेंड किस रूप में देती है। कंपनियां डिविडेंड 3 रूप में देती है, पहला कैश के रूप में, दूसरा संपत्ति के रूप में और तीसरा स्टॉक के रूप में। ज्यादातर कंपनियां डिविडेंड कैश के रूप में देना पसंद करती है, लेकिन कुछ कंपनियां संपत्ति के रूप में भी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। इसमें रियल एस्टेट और कोई सिक्योरिटीज भी इंक्लूड होती है। कुछ कंपनियां डिविडेंड शेयर होल्डर को शेयर के रूप में देती है और ये कंपनी के द्वारा इश्यू किए हुए नए शेयर्स होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं 2023 में सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज कौन सी है। सबसे पहले नंबर पर है गेल लिमिटेड, दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, थर्ड नंबर पर है टाटा स्टील लिमिटेड, फोर्थ नंबर पर है बजाज ऑटो, फिफ्थ नंबर पर है हीरो मोटोको, 6 नंबर पर है एचसीएल टेक्नोलॉजी, 7th नंबर पर है टेक महिंद्रा, 8 नंबर पर है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो चलिए अब हम जानते हैं 2023 में निफ्टी 50 के ऐसे शेयर्स जिन्होंने डिविडेंड दिया है। सबसे पहले नंबर पर है आईटीसी लिमिटेड, दूसरे नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, फोर्थ नंबर पर है आईसीआईसीआई बैंक, फिफ्थ नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, 6 नंबर पर है भारती एयरटेल, 7th नंबर पर है ब्रिटानिया और 8 नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम जानते हैं कंपनियां डिविडेंड क्यों देती है। कभी कभी कंपनी के पास प्रॉफिट के रूप में कैश फ्लो ज्यादा होता है और इसी प्रॉफिट को कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को देती है। कुछ कंपनियां शेयर होल्डर के प्रति अपना विश्वास बढ़ाने के लिए डिविडेंड देती है। कई सारी कंपनियां डिविडेंड देकर नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी रेपुटेशन पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि ये एक कंपनी है जो प्रॉफिट में है, क्योंकि ज्यादातर वही कंपनियां डिविडेंड देती है जो प्रॉफिट में होती है, जिससे इन्वेस्टर बिना डरे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। तो चलिए अब हम जानते हैं डिविडेंड का शेयर प्राइस पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है। डिविडेंड देने का मतलब होता है कि वो पैसा हमेशा के लिए कंपनी के अकाउंट में से शेयर होल्डर के पास चले जाना। इसका सीधा असर कंपनी के शेयर्स पर पड़ता है। जब किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तब उस शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और एक्स डिविडेंड के दिन ये प्राइस कम हो सकती है। तो चलिए अब हम समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को मापने का एक तरीका है। इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की कीमत होती है, जिस पर शेयर मार्केट के डिमांड और सप्लाई का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास उस कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप उस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप इजीली समझ सकते हो कि उस कंपनी की एक्चुअल प्राइस क्या है, क्या उस कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है या सही दाम पर मिल रहा है। कई सारी कंपनी के शेयर कई बार उचित प्राइस पर ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटल एनालिसिस ही आपको उस कंपनी के सही प्राइस के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करने का क्या उद्देश्य होता है। फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनी के भविष्य की शेयर प्राइस के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको उस कंपनी की वैल्यूएशन पता चलती है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको उस कंपनी के बिजनेस और परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देता है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप ये जान सकते हो कि इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क और रिवार्ड हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस आपको उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम आप उस कंपनी के सेक्टर और इनकम के बारे में जरूर पता कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम उस कंपनी का पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट और लॉस आपको देखना है। कंपनी को पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ और कंपनी हर साल पिछले साल के तुलना में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है।
कंपनी पर कितना कर्जा है और कंपनी का टर्नओवर कितना है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले आपको उस कंपनी को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। आपको उस कंपनी का पी रेशो चेक करना चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल या वार्षिक रिपोर्ट आपको चेक करना चाहिए। आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस सेम सेक्टर की दूसरी कंपनी की रिपोर्ट भी आपको स्टडी करनी चाहिए। कंपनी के कर्जे के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग टूल होते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम ये 6 टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, दूसरा है प्राइस टू सेल रेशियो, थर्ड है पी रेशियो, फोर्थ है प्राइस टू बुक रेशियो, फिफ्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी और सिक्स है डिविडेंड पे आउट रेशियो। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको ये 6 टूल जरूर पता होने चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको उस कंपनी के प्राइस मूवमेंट के बारे में बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी किया जाता है और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए उस कंपनी के चार्ट का स्टडी किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस मूवमेंट के साथ मार्केट के ट्रेंड पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो आपको उस कंपनी की एक्चुअल प्राइस की जानकारी देता है। शेयर की प्राइस ज्यादा होने से हमें ये नहीं पता चलता कि वो शेयर महंगा है या सस्ता है, लेकिन पी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि उस कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है। पी रेशियो से हमें ये भी पता चल सकता है कि क्या ये शेयर हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। पी रेशियो से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में ये शेयर कितना रिटर्न दे सकता है। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है। स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर को कुछ समय के लिए खरीदना और उसे सेल कर देना। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है उस कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग और सेलिंग होती है, इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जिस शेयर की होल्डिंग होती है उसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें स्टॉक ट्रेडर भी कहा जाता है। ट्रेडिंग के कई सारे टाइप्स हैं, जिनमें से पहला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग, फोर्थ पोजीशन ट्रेडिंग और फिफ्थ है डिलीवरी ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। शुरू में ट्रेडिंग करते टाइम अपनी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस ज्यादा नहीं होगा। टेलीग्राम पर मिलने वाले टिप्स और फेक न्यूज से दूर रहना है और हमेशा कोई भी ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस का यूज करना है। और मार्केट में कई सारे लोग शेयर मार्केट के पेड कोर्स बेचते हैं, उनका आपको कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री में बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। इसलिए अपना मेहनत का पैसा किसी फालतू कोर्स में मत गवाइए। तो चलिए अब हम समझते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस शेयर मार्केट में ट्रेडर को नुकसान से बचाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो स्टॉप लॉस आपके पैसों को बचाता है। स्टॉप लॉस ट्रेडर को कम लॉस के साथ गलत ट्रेड से बाहर निकालता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है और आपने उस कंपनी का शेयर 10 रुपए में खरीद लिया और आपने टारगेट रखा है 11 रुपए का। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया 9 रुपए का और उसके बाद मार्केट में डाउनफॉल आया और शेयर की प्राइस चली गई 7 रुपए पर, बट आपने स्टॉप लॉस लगाया था 9 रुपए पर, जिससे स्टॉप लॉस ने आपको ज्यादा लॉस होने से बचा लिया। इसलिए शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम जानते हैं भारत में शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है। भारत में शेयर मार्केट में ट्रेड केवल एक स्पेसिफिक टाइम में किया जा सकता है। भारत में शेयर मार्केट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही ओपन रहता है और शनिवार और रविवार को स्टॉक मार्केट बंद होता है। सोमवार से शुक्रवार तक शेयर मार्केट सुबह 9:15 को खुलता है और दोपहर को 3:30 में क्लोज हो जाता है। और जब कोई पब्लिक हॉलीडे होता है उस दिन भी शेयर मार्केट बंद रहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान क्या है। शेयर मार्केट में अगर आप कोई अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो आपको उस स्टॉक में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा होती है। शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हो तो आपको शेयर्स के बदले में उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी मिलती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो चलिए अब नुकसान के बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, इसीलिए शेयर्स की प्राइस कम ज्यादा होती रहती है। अगर आपने किसी गलत स्टॉक को चुन लिया तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मार्केट की लिक्विडिटी की वजह से आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए आपको ब्रोकर को भी कुछ पैसे देने होते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी आपको ब्रोकर को पैसे देने ही होते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम इन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखिए। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, पिछले कुछ सालों से उस कंपनी का
परफॉर्मेंस कैसा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा है, आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है। इससे आपकी लॉस होने की रिस्क बहुत कम हो जाती है। अपने पोर्टफोलियो को दूसरे के पोर्टफोलियो से कंपेयर ना करें। अपने खुद के एनालिसिस के तौर पर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। किसी फेक न्यूज या किसी टिप्स पर ध्यान ना दें। और अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको ट्रेडिंग से बचना चाहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको उस कंपनी के कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता होने चाहिए और ये सब जानकारी आप कंपनी के बैलेंस शीट से प्राप्त कर सकते हैं। बैलेंस शीट एक कंपनी का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो उस कंपनी के एसेट और लायबिलिटी के साथ कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को भी दर्शाता है। और बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज के साथ प्रॉफिट और लॉस की जानकारी भी दी रहती है। बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी कितने लॉस में है या फिर कंपनी पर कितना कर्जा है। बैलेंस शीट से हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी का खर्चा कितना है। बैलेंस शीट से हम ये भी जान सकते हैं कि क्या कंपनी का खर्चा उससे कमाई से ज्यादा है। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम बैलेंस शीट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटीज का अर्थ होता है देनदारी या कर्ज। जो चीज आपकी वेल्थ क्रिएट कर रही है उसे एसेट कहा जाता है और जो चीज आपका खर्चा करवा रही है उसे लायबिलिटी कहा जाता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होती है। हमारे एसेट हो सकते हैं किसी कंपनी के स्टॉक, गोल्ड, होम, फार्मिंग या कोई लैंड और लायबिलिटीज हो सकती है कार। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको किसी खास सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का अधिकार देता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक डिसाइडेड पीरियड के लिए होते हैं जो 1 वीक से लेकर कुछ महीनों तक होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी इंडेक्स की प्राइस ऊपर जा सकती है तब आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी इंडेक्स का प्राइस फ्यूचर में कम हो सकता है तो इस केस में आपको पुट ऑप्शन खरीदना होता है। मतलब जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तब आप कॉल ऑप्शन खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं और जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तब आप पुट ऑप्शन खरीदकर भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी। दूसरी है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट वो होती है जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। थर्ड है स्ट्राइक वैल्यू। स्ट्राइक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर आप ऑप्शन खरीदते हैं। और फोर्थ है प्रीमियम। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आप जितना पैसा देते हो उसे ही प्रीमियम कहा जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको कम लॉट में ट्रेड करना है। आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको कितने लॉट में ट्रेड करना है। आप जिस भी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट पता होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर नए ट्रेडर के नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते टाइम स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। किसी भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले आपको उसकी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ पर होगी, आपका टारगेट क्या होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। इससे आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या नुकसान है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक, ईपीएफ एंड बॉन्ड के मुकाबले काफी रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट काफी कम पीरियड के लिए होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट चुनते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा लॉस भी हो सकता है। एनएससी की एक डेटा के अनुसार ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 इन्वेस्टर लॉस करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका एक्सपायरी के दिन प्रीमियम 0 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम इन बातों का ध्यान जरूर रखिए।